नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने अपनी पहली कक्षा में काव्य के लक्षण के संबंध में चर्चा की थी और संस्कृत काव्य शास्त्रियों के द्वारा जो काव्य के लक्षण बताए गए हैं हमने उनकी व्याख्या की थी। आज हम हिंदी के विद्वानों के द्वारा और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा काव्य के स्वरूप को प्रकट करने के लिए जो लक्षण निर्धारित किए गए या जो परिभाषाएं दी गई है हम उनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं हिंदी के विचारकों के मत। हिंदी के आचार्यों के द्वारा काव्य के क्या लक्षण बताए गए हैं। हम हिंदी के आधुनिक आचार्य या विद्वानों के मतों को लेने से पहले मध्यकाल अर्थात रीतिकाल में प्रमुख रूप से जो आचार्य या आचार्य कवि हुए उनके द्वारा कविता के लक्षणों के संबंध में क्या कहा गया है हम उनका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि हिंदी के ये जो मध्यकालीन आचार्य या कवि हैं इनके द्वारा जो काव्य के लक्षण दिए गए हैं इनमें मौलिकता का अभाव है। अधिकांश रूप से इन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्रियों का ही अनुसरण किया है। संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार जो काव्य के लक्षण बताए गए हैं उन्हीं के आधार पर इन रीतिकालीन आचार्यों ने काव्य के लक्षण स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसमें सबसे पहले आते हैं चिंतामणि। इन्होंने अपने ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु में साहित्य दर्पण के आधार पर ही काव्य का लक्षण बताते हुए कहा है, सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। यहाँ पर हम देखते हैं कि चिंतामणि मानते हैं कि जो शब्द और अर्थ गुणों से युक्त हो, अलंकारों से युक्त हो और दोष से रहित हो उसे ही विद्वान जन कविता कहते हैं या कवित कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आचार्य चिंतामणि ने साहित्य दर्पण के आधार पर अर्थात मम्मट के आधार पर ही काव्य का लक्षण दिया है, लेकिन मम्मट ने काव्य में अलंकारों की अनिवार्यता नहीं मानी थी। चिंतामणि में हम देखते हैं कि वह काव्य में अलंकारों की अनिवार्यता को पुनः स्वीकार करते हैं। तो मुख्य रूप से यह विभेद हम साहित्य दर्पण से या मम्मट से चिंतामणि के इस लक्षण में हम देख सकते हैं। इसके पश्चात आते हैं कुलपति मिश्र। इनके ग्रंथ का नाम है रस रहस्य। इसमें भी उन्होंने मम्मट के काव्य प्रकाश का पूर्ण आधार ग्रहण किया है। उन्होंने कहा है, दोष रहित अरुगुण सहित कच्छुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कथित है ताको करो विचार। तो कुलपति मिश्र ने भी मम्मट की परिभाषा का अनुसरण किया है और यहाँ पर उन्होंने अलंकारों की अनिवार्यता को भी उन्होंने हटा दिया। जब वो कहते हैं कच्छुक अल्प अलंकार, कुछ थोड़े बहुत अलंकार कविता में काव्य में हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो चिंतामणि वाली बात है वह यहाँ पर भी हम वही देखते हैं कि वह दोषों से रहित हो, गुणों से सहित हो और ऐसा शब्द और अर्थ जिसमें कुछ थोड़े बहुत अलंकार हो उसे हम कविता कह सकते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि सोमनाथ ने काव्य की परिभाषा दी और जिन्होंने अलंकार को काव्य में आवश्यक माना उन्होंने कहा है, सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण च्युत कवि कर्म जो सो कवित कही बुद्ध। सोमनाथ ने कविता के लिए एक तत्व और जो आवश्यक बताया है वह है छंद, पिंगल। इन्होंने छंद की आवश्यकता स्वीकार की है, लेकिन हम देखते हैं कि इस परिभाषा में ही पृष्ठ पेषण मात्र है। कोई नवीनता, कोई नई बात इन आचार्यों, इन कवियों के द्वारा प्रेषित नहीं की जा रही। आगे चलकर हम देखते हैं कि श्रीपति काव्य के लक्षण बताते हुए जो बात कहते हैं वह ये बात कहते हैं कि शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान
ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान। श्रीपति ने भी अपनी परिभाषा मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर ही अपनी परिभाषा उन्होंने दी है और इसमें भी हम कुछ नवीनता नहीं देखते। तो कुल मिलाकर रीतिकालीन जो आचार्य हैं इन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों का ही अनुसरण किया है और संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षण दोष रहित, गुण सहित, अलंकार युक्त शब्दार्थ को काव्य मानने की जो परंपरा संस्कृत काव्य शास्त्र से हमें दिखाई देती है, वही परंपरा हमें रीतिकाल में भी दिखाई देती है। आगे चलकर हम आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के विद्वानों के द्वारा जो मत अभिव्यक्त किए गए हैं काव्य के स्वरूप के संबंध में, वह हम उनकी चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इस संबंध में आप ध्यान दें कि जो आधुनिक विचारक हैं उन पर हम संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रभाव देखते हैं, रीतिकाल का प्रभाव देखते हैं और पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों का प्रभाव भी हम देखते हैं। तो इन सब का मिला जुला प्रभाव हम आधुनिक काल के विचारकों पर देखते हैं। कहीं कहीं इन्होंने स्वयं के मेधा शक्ति से भी कार्य करते हुए श्रेष्ठ काव्य के लक्षण देने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने काव्य के लक्षण बताते हुए कई स्थानों पर अपनी बात कही है। जैसे कि वो पहले कहते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यहाँ वह साहित्य के अंतर्गत समाहित करते हुए जो बात कहते हैं वह यह है कि ज्ञान राशि, मनुष्य मात्र की जो ज्ञान राशि है उसे संचित करने का कोश का नाम साहित्य है। जो अनुभव प्राप्त किए जाते हैं जीवन में व्यवहार करते समय, उन सब के संचित कोश का नाम उन्होंने साहित्य माना है। दूसरी बात वो कहते हैं एक स्थान पर, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंद में प्रभाव डालती है। यह बात कहते हुए उन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ यह स्पष्ट नहीं करते कि आनंददायी प्रभाव के तत्व कौन से हैं, आनंद में प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है, इसके अवयव कौन से हैं, इसका लक्षण उन्होंने अपने इन विचारों में अभिव्यक्त नहीं किया है। आनंद में प्रभाव पड़ता है कविता का, ये प्रभावशाली रचना है, लेकिन ये किन तत्वों से पड़ता है, इसके संपादनकारी अवयव कौन से हैं, इसकी तरफ उनका ध्यान उन्होंने अपने इन विचारों में अभिव्यक्त नहीं किया है। अगली वो विचार जो प्रकट करते हैं वह है, अंतः की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियाँ, जो मनुष्य के भीतर अचेतन मन में जो वृत्तियाँ चल रही है, उनके चित्र का नाम वह कविता कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े जो आलोचक हुए हैं भागीरथ मिश्र, उन्होंने इनकी इस विचार का या इस परिभाषा का, इस लक्षण का खंडन करते हुए कहा है कि ये परिभाषा एकांगी और अस्पष्ट है। अंत्य प्रवृत्ति का चित्र कविता का एक रूप हो सकता है। हम संपूर्ण रूप से अंतःवृत्तियों के चित्र को ही कविता कह दें, यह संभव नहीं है। अंतःवृत्तियों का चित्रण कविता का एक प्रकार हो सकता है, एक रूप हो सकता है, लेकिन संपूर्ण कविता केवल अंतःवृत्तियों का ही चित्रण है, यह तथ्य उचित नहीं है। वस्तुतः द्विवेदी जी ने काव्य और कविता को पर्याय रूप में ग्रहण किया है। कविता के लिए छंद अनिवार्य है, जिसका संकेत उन्होंने अनेक बार इस शब्द के प्रयोग के साथ नहीं किया। अतः कविता और काव्य की भेदक की धारणा जो है वह इनके विचारों में स्पष्ट नहीं हो पाती है। इन सभी बातों का या विचारों का एक स्थान पर वह वर्णन करते हुए, एक जगह पर कविता के जो कुछ लक्षण है उसे बताते हुए द्विवेदी जी कहते हैं, सादगी, असलियत और जोश, यदि ये तीनों गुण कविता में हो तो कहना ही क्या है, परंतु बहुधा अच्छी कविता में भी इनमें से एक आध गुण की कमी पाई जाती है। कभी कभी देखा जाता है
कि कविता में केवल जोश रहता है, सादगी और असलियत नहीं, परंतु बिना असलियत के जोश का होना बहुत कठिन है। अतएव कवि को असलियत का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जिस असलियत की बात कहते हैं, वस्तुतः उस असलियत का तात्पर्य है सत्य, यथार्थ। उस यथार्थ को अभिव्यक्त करने के लिए सादगी और जोश का भी वह कविता में होना आवश्यक मानते हैं, लेकिन इन तीनों में से ही सर्वाधिक जो बल वह देते हैं वह है सच्चाई पर, असलियत पर। आगे हम हिंदी के अन्य विचारकों के मत देखेंगे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मानव की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल किंचित दार्शनिक भाषा में कविता की परिभाषा स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि जब मनुष्य की आत्मा में ज्ञान दशा उत्पन्न होती है, तब वह अपने और पर के भेद को भूल जाता है। उसी प्रकार जब हृदय की मुक्त अवस्था है, उसे रस दशा कहते हैं। उस रस दशा में भी मनुष्य अपने और पर का भाव भूल जाता है, और मनुष्य का हृदय इस रस दशा में पहुँचे, इस मुक्ति की अवस्था में पहुँचे, उसकी साधना करने के लिए मानव की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कविता के लिए रामचंद्र शुक्ल जी जो बात करते हैं, उसमें रस की अनिवार्यता सिद्ध होती है। तो रस को अनिवार्य मानकर चलने वाले काव्य के लिए तो ये परिभाषा उपयुक्त हो सकती है, लेकिन चमत्कारपूर्ण काव्य में मन को चमत्कृत और कल्पना को प्रसन्न करने की विशेषता होती है। तो उस काव्य में हृदय की मुक्त अवस्था या रस दशा कहाँ उत्पन्न हो पाएगी। तो इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा में भी किंचित कमी हम देख सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल अपनी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए आगे लिखते हैं कि जो शब्द चेतना मानव हृदय को निज और पर की चेतना से ऊपर उठाकर विशुद्ध भावना के धरातल पर प्रतिष्ठित कर उसे लोकोत्तर आनंद दे सके, वही काव्य है। लोकोत्तर आनंद का अभिप्राय यहाँ पर वही है, इस लोक से परे, अपने मैंपन और परायपन से परे मुक्त अवस्था रस दशा की बात ही रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर पुनः स्पष्ट करते हैं। छायावादी कवियों में मुख्य कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद का प्रभुत्व रहा है। उन्होंने भी कविता की परिभाषा या काव्य को लक्षणों को इंगित करते हुए कहा है, काव्य आत्मा की कल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह अनुभूतियों का नित्य नया रहस्य खोलने में प्रयत्नशील है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद संकल्पनात्मक अनुभूति की बात करते हैं। ये संकल्पनात्मक अनुभूति क्या है, किसे कह सकते हैं? आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति पद यह है, ये अपने आप में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि संकल्प और विकल्प मन के गुण हैं, आत्मा की विशेषता नहीं है। और फिर अनुभूति जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, जब ये बात वह कहते हैं तो अनुभूति का विकल्प या वितर्क कैसा? अनुभूति का तो कोई विकल्प या वितर्क हो ही नहीं सकता। ये ऐसी शंकाएं इनकी इस परिभाषा में उठती हैं। ये जो शब्द है यह मानते हैं कि यह अनुभूतियों का नित्य नया रहस्य खोलने में प्रयत्नशील है, लेकिन इनका विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। विज्ञान से संबंध न मानते हुए भी जयशंकर प्रसाद आगे चलकर इस काव्य को या इस काव्य शैली को विज्ञान के अंतर्गत समाहित भी करते हैं। तो इस प्रकार से प्रसाद जी काव्य को अनुभूति ही माना, जबकि काव्य केवल अनुभूति नहीं है, अनुभूति से आगे बढ़कर वह अभिव्यक्ति के स्तर पर पहुंचकर ही काव्य कहलाता है। और काव्य को
ज्ञान धारा मानना भी उचित नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा दी गई इस परिभाषा को समझने में जो बातें निकल कर आती है वह यह है कि संकल्प और विकल्प की प्रवृत्ति आत्मा से संबंधित नहीं है। ये आत्मा की प्रवृत्ति नहीं है, मन का गुण है। और जहाँ वह अगर आत्मा की प्रवृत्ति से बताते हैं तो यह उचित नहीं है। और अनुभूति का विकल्प या वितरक से कोई वैसे भी वास्ता नहीं होता है। उसका विकल्प या वितर्क क्या होगा यह अस्पष्ट है। यह अनुभूतियों का नित्य नया रहस्य खोलने में प्रयत्नशील है। काव्य अनुभूतियों का रहस्य खोलने में प्रयत्नशील है, लेकिन अनुभूति तक ही काव्य सीमित न होकर के उससे आगे वह अभिव्यक्ति तक पहुंचता है। इसलिए जयशंकर प्रसाद की इस परिभाषा को भी महत्व मिला, लेकिन उतना अधिक इसे आलोचना से रहित नहीं माना गया। आगे चलकर हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद वह कहते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है। मुंशी प्रेमचंद अपनी इस छोटी सी कोटेशन में, छोटे से इस वाक्य में संपूर्ण जीवन को साहित्य के अंतर्गत समाहित करते हैं। जीवन को हम जैसा देखते हैं, जैसा अनुभव करते हैं, उसकी व्याख्या करना, उसकी आलोचना करना मुंशी प्रेमचंद मानते हैं कि साहित्य है। छायावाद की एक अन्य कवयित्री महादेवी वर्मा काव्य के लक्षण बताते हुए या कविता की विशेषताएं बताते हुए वह स्पष्ट करती हैं कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। महादेवी वर्मा जो बात कह रही हैं, जिसमें काव्य का लक्ष्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि दूसरे के हृदय में भी वैसी ही भावनाओं का सृजन करना, आविर्भूत करना कविता है। तो ये लक्षण काव्य के पूरे क्षेत्र पर हम लागू नहीं कर सकते। ये केवल गीति काव्य की विशेषता हो सकती है। प्रबंध काव्य की विशेषताओं का इस लक्षण में समावेश नहीं हो सकता, जिसमें दुष्चरित्रों का भी वर्णन होता है। दुष्चरित्रों का वर्णन करने वाला काव्य भी है तो काव्य, तो क्या वह दूसरे के हृदय में भी वही भावनाएं जागृत करता है? तो कुल मिलाकर यह परिभाषा भी सीमित है। हिंदी के ही एक अन्य विद्वान नंद दुलारे वाजपेयी काव्य की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मानव मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। यद्यपि यह स्वीकार करना होगा कि रस का हमारे यहाँ दुरुपयोग भी कम नहीं किया गया। यहाँ नंद दुलारे वाजपेयी काव्य के अंतर्गत अनुभूति, कल्पना, रस इत्यादि बातों का समावेश करते हुए एक संपूर्ण परिभाषा देने का प्रयास करते हैं, और वह इसके साथ साथ इसके संबंध के दुष्प्रभाव को भी बताते हुए लिखते हैं कि रस का दुरुपयोग भी हमारे यहाँ पर कम नहीं हुआ है। रस का नाम लेकर जो काव्य कहीं कहीं रचा गया वह उसके दुरुपयोगिता की तरफ भी बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी के आचार्यों ने काव्य के लक्षण देने में अपना जो प्रयास है वह अभिव्यक्त किया। रीति काल में मूलतः संस्कृत के काव्य शास्त्रों का अनुसरण किया गया, और आधुनिक काल में पाश्चात्य विचारकों तथा स्वयं के अनुभव के आधार पर काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। अब हम देखेंगे कि पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने, पाश्चात्य विद्वानों ने कविता के लक्षण बताते हुए क्या कहा है। सबसे पहले पाश्चात्य जो प्रमुख दार्शनिक हैं अरस्तु ये कहते हैं कि इट इज़ एन इमिटेशन बाय मीन्स ऑफ वर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि अरस्तु काव्य को भाषा के माध्यम से होने वाली ऐसी अनुकृति का है जो मन पर अमिट प्रभाव छोड़ देती है। अरस्तु सभी कलाओं को अनुकृति मानते हैं, और वह काव्य को ऐसी अनुकृति मानते हैं जो कि शब्दों के माध्यम से होती है। तो अन्य कलाओं के समान अरस्तु काव्य को भी एक अनुकृति मानते हैं। अगले जो पाश्चात्य विद्वान हैं कॉलरिज ने काव्य की परिभाषा देते हुए
कहा है कि सर्वोत्तम शब्दों के सर्वोत्तम क्रम को कविता कहते हैं। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। यहाँ प्रश्न ये उपस्थित होता है कि सर्वोत्तम शब्द कौन है और उनका सर्वोत्तम क्रम क्या होगा। सबसे उत्तम अर्थ देने वाले शब्द जैसे स्वर्ग, सोना, पुष्प, सौंदर्य, अमृत आदि शब्दों की अभिव्यक्ति करने वाला काव्य उत्तम कहा जाएगा। उसी प्रकार से मृत्यु, कीचड़, नरक आदि शब्द बुरे होंगे, तो क्या उनको अभिव्यक्त करने वाला काव्य निकृष्ट काव्य होगा। तो कॉलरिज के लक्षण में परिभाषा में आने वाले ये दो शब्द सर्वोत्तम शब्द और सर्वोत्तम क्रम को किस रूप से परिभाषित किया जाए यह स्पष्ट नहीं है। पाश्चात्य विचारकों में वर्ड्सवर्थ का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है और उन्होंने कहा है कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है जिसका स्रोत शांति के समय स्मृत मनोवेगों से फूटता है। वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि जो अनुभूतियां मनुष्य अनुभव करता है शांति के समय वह उन्हीं अनुभूतियों को पुनः अपने मन पर लाकर उनके बारे में मंथन करता है और उनके माध्यम से जो आवेग फूटता है वही काव्य है। वर्ड्सवर्थ जो बात कहते हैं वह इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि वह अनुभूति के साथ अभिव्यक्ति की बात भी कहते हैं। भावों का स्मृत रूप आनंददायी होता है और उनकी प्रतिभा संपन्न कवियों के द्वारा अभिव्यक्ति कविता बन जाती है। वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये भाव अभिव्यक्त किया गया है। आगे हम देखते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड एक अंग्रेजी विचारक जिन्होंने कहा है कि पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। जो प्रेमचंद ने कहा है कि साहित्य जीवन की आलोचना है और मैथ्यू आर्नल्ड भी उसी बात का यहाँ पर हमें देखते हैं कि वही बात यहाँ पर भी हमें दिखाई देती है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। मैथ्यू आर्नल्ड और प्रेमचंद के विचारों में हमें ये साम्यता दिखाई देती है। अंग्रेजी के ही पाश्चात्य एक विद्वान है जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन। उन्होंने इन जितने लक्षण हैं उन लक्षणों के आधार पर या स्वयं एक संपूर्ण परिभाषा देते हुए कविता के संबंध में कहा है, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विथ ट्रुथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन। कविता को उस कला के रूप में स्वीकार किया है जो कल्पना की सहायता से युक्ति के द्वारा सत्य को आनंद से समन्वित करती है। डॉक्टर जॉनसन यहाँ जो बात कह रहे हैं वह ट्रुथ की बात कह रहे हैं, सत्य की बात कह रहे हैं, यथार्थ की बात कह रहे हैं, लेकिन वह यथार्थ के साथ साथ जो शब्द प्रयोग में लाते हैं वह है कल्पना। ये कल्पना का प्रयोग सत्य के साथ करने से यथार्थ आनंद में परिवर्तित हो जाता है। तो जॉनसन यही मानते हैं कि यथार्थ को कल्पना के माध्यम से आनंदपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करना, उन्होंने इस कला को कविता नाम दिया है। हम देखते हैं कि अंग्रेजी जो शब्दकोश है या पाश्चात्य विचारों के शब्दकोश में भी पोएट्री की परिभाषा को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। चैम्बर्स डिक्शनरी में इसकी परिभाषा देते हुए कहा गया है, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इन मेलोडियस वर्ड्स थॉट्स which are the creation of imagination and feeling। इसमें काव्य के समस्त तत्वों का उल्लेख हुआ है। काव्य के भीतर अभिव्यंजना कौशल, कल्पना और अनुभूति तथा विचार तत्व भी काव्य में आवश्यक है। तो यह बात हम इस शब्दकोश के आधार पर अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख्य रूप से भारतीय विचारक, भारतीय आधुनिक विचारक और पाश्चात्य विचारकों ने काव्य के लक्षणों को परिभाषित करने का प्रयास किया है और उसे एक स्थापित परिभाषा देने की कोशिश की है।
मुख्य रूप से जो बातें उभर कर आती है, पाश्चात्य विचारक, भारतीय विचारक और भारतीय मध्यकालीन विचारकों के विचारों का अध्ययन करने के पश्चात वह यही है, काव्य कल्पना और अनुभूति से ग्रहित सत्य की रमणीक शब्दों में अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति की कला काव्य है, ये कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह काव्य की कला है, उसका कलात्मक पक्ष पात्र है, पूरा काव्य नहीं। संपूर्ण अभिव्यक्ति ही काव्य है। इस प्रकार काव्य की परिभाषा को सभी विद्वानों के लक्षणों के अध्ययन करने के पश्चात हम काव्य की एक सर्वसम्मत परिभाषा स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।